हे गाइस, एनिमे बाकुतो के टावर ऑफ गॉड एक्सप्लेनेशन वीडियो में आपका स्वागत है। जब लास्ट वीडियो में हमने देखा कि कैसे काइजर का मामला ठीक हो चुका है, वहीं दूसरी तरफ स्लेयर कराका खुद आ गया मैदान में, जहाँ वो यूरी जहाज से फाइट कर रहा है। वहीं पे बैम और उसके बाकी दोस्तों को भी डिसाइड करना है कि कौन यहाँ पे रुकेगा और कौन हेल्टिन तक पहुंचेगा, क्योंकि चीजें अब काफी ज्यादा डेंजरस हो चुकी है, जहाँ पे इंजर्ड लोगों को लेके जाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। तो इसी के साथ स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो देखते हैं स्टोरी में आगे। वहीं फाइनली हम देखते हैं कि कूर ने सभी को वार्न कर दिया है। वहीं सीबीशु ने भी इनको बाय कह दिया, ये कहते हुए कि अब टावर में उनको ये ऊपर के फ्लोर्स पे ही मिलेंगे। वहीं इवान और बाकी लोग भी खुश थे कि बैम उनको साथ ले जाने के लिए रेडी हो गया है। और जैसे ये लोग रास्ते में आए के लिए बढ़ते हैं, इवान इनको नोटिस कर लेता है और मन में सोचता है कि अब उसका कोई रास्ता नहीं है इनको रोकने का, और इसीलिए उसको कुछ भी करके कराका को उनको नोटिस करने से पहले बचाना होगा। और इसीलिए इवान एक बहुत ही खास टेक्निक का यूज करता है अपने आइटम को यूज करके, जो कि था एडम्स ग्लव, जो चारों डायरेक्शन में अलग अलग तरफ चली जाती हैं और एक अलग ही तरह की बॉल क्रिएट करती है, जिससे कि कून और बाकी लोग ये नोटिस करते हैं कि जो वहाँ से भाग रहे थे तो उनके पैरों की आवाज नहीं आ रही थी। और अब कून भी उस आइटम को नोटिस कर लेता है और समझ जाता है कि इसी की वजह से हमारे पैरों की आवाज नहीं आ रही। और हमें बताया जाता है कि एडम्स ग्लव एक तरीके से इनविजिबल होता है और इसके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है जो किसी भी तरीके की साउंड को ब्लॉक कर सकता है उस एरिया में जहाँ पर ये एक ऑरा क्रिएट कर रहा है। और कून जब ये सारी चीजें एनालाइज कर लेता है तो सोचता है कि एक रैंकर जब तुम्हारा गाइड हो तो सही में बहुत हेल्प होती है। लेकिन फिर भी कून सभी को कहता है कि उन्हें अपने शिनशु और आइटम्स को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करना होगा, क्योंकि उनके सामने कोई ऑर्डिनरी एनिमी नहीं है। जिस बात से बैम भी एग्री करता है। वहाँ पर ये लोग उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर रास्ता भी ठीक नहीं हुआ था और चारों तरफ बहुत बड़े बड़े धमाके हो रहे थे, जो कि कराका और यूरी की फाइट की वजह से हो रहे थे। और हम देखते हैं डोरसी पहले से यहाँ पर खड़ी थी, जो सोच रही थी कि अब ये बिना नोटिस किए भी उन लोगों के यहाँ से निकल सकते हैं। और वो कून को और बाकी लोगों को डांटते हुए कहती है कि जल्दी करो, क्या तुम खुद को मरवाना चाहते हो। जब कून को गुस्सा करते हुए कहता है तू हम लोग से बहुत ज्यादा तेज हो, वैसे भी हमारे मुश्किल है बिना शिनशु का यूज किए जल्दी यहाँ पर आना। वहीं जैसे ये लोग वहाँ पहुँचते हैं, एंडोसी डिसाइड करती है कि जो लोग अभी इंजर्ड है वो वैसे ही थोड़े पीछे रह गए थे, तो जितने यहाँ पर पहुंचे हैं वो उनके साथ ही बॉगम टेक्निक का यूज करके वहाँ से निकल जाएगी। जहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को और कराका को, जो लगातार एक दूसरे पर अटैक किए जा रहे थे। एक पिन से ज्यादा और एक स्लेयर कराका की क्या पावर हो सकती है ये हम पहली बार देख रहे थे। कितने बड़े बड़े डिस्ट्रक्शन और न्यूक्लियर पंच ऐसी हवा में गूंज रहे थे कि अगर कोई नॉर्मल रेगुलर यहाँ बीच में खड़ा हो जाए तो तुरंत मारा जाएगा। वहीं यूरी कराका के क्रिएट के ब्लैक ऑप्स के ऊपर लगातार खड़े होकर उस पर डिफरेंट अटैक कर रही थी, लेकिन कराका भी बार बार इनसे डॉज करते हुए बच जा रहा था। तब यूरी ये समझ पाती है कि उसके जितने भी न्यूक्लियर पंच अटैक हैं वो सारी चीजें ये ब्लैक ऑर्ब अपने आप में ऑब्जॉर्व कर ले रहा है, जिसकी वजह से कराका बार बार बच जाता है। और कराका भी हंसते हंसते यही चीज कहता है कि उसका जो वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस है ये एनिमी के सारे अटैक को न्यूट्रलाइज कर सकता है, यहाँ तक किसी हाई रैंकर को भी, और इसमें पिंसर जात कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी, उसके मन में अभी भी एक चिंता थी, क्योंकि जब भी आज तक उसने इसका यूज किया है तो उसको टच करने वाला इसके अंदर फंस जाता है और मारा जाता है। लेकिन एंडोसी जात और यहाँ यूरी जात जैसी प्रिंसेस को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी बॉडी बहुत ही पावरफुल है। लेकिन कराका इतने से परेशान नहीं होने वाला था, क्योंकि उसे पता है कि उसके वर्ल्ड ऑफ डार्कनेस के पास एक और सीक्रेट है, जहाँ पे यूरी जात को कहता है कि पहली बार इस टेक्निक का यूज कर पा रहा है किसी बढ़िया एनिमी पे, क्योंकि जितने भी अटैक अभी तक ब्लैक ऑर्ब ने एब्जॉर्ब किए थे वो उसको एक साथ उसके ऊपर अटैक वापस कर सकता है, एक तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है, जहाँ पर आज तो उसे ऐसा एनिमी मिला ही नहीं था जितने पावरफुल अटैक ब्लैक ऑर्ब के ऊपर करे। और हम देखते हैं डैमेज काउंटर, रेन ऑफ डार्कनेस। इस अटैक के थ्रू कराका सारे अटैक का एब्जॉर्ब करके एक ही साथ यूरी की तरफ कर देता है। ये अटैक पहले से इतना ज्यादा स्कैरी हो चुका था कि इसके बीच में यॉन और शॉर्टमैन फंस जाते हैं, जहाँ पे शॉर्टमैन पहले से काफी इंजर्ड था। वहीं दूसरी तरफ कराका सोच रहा था कि इस तरह के अटैक करने के बाद तो यूरी को पक्का कुछ ना कुछ डैमेज होगा। जहाँ हम देखते दूसरी तरफ यूरी को, जो मन में सोच रही थी कि अटैक सही में थोड़ा तो एडवांस है, क्योंकि इसकी वजह से मुझे भी इसको अच्छे से डॉज करना पड़ा, वरना मुझे डैमेज हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ कराका शॉक हो गया था, क्योंकि उसने देखा कि यूरी को बिल्कुल भी डैमेज नहीं हुआ। वहीं यूरी अब थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी, क्योंकि इवान काफी ज्यादा मुश्किल से उस रास्ते को बार बार जोड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन स्लेयर कराका ने उसे वापस तोड़ दिया। लेकिन यहाँ पे एक और बहुत खास चीज होती है, जब इस बार यूरी उस रास्ते को देखती है तो नोटिस कर लेती रैक और बाकी लोग को, और मन में सोचती है क्या इन लोगों का दिमाग खराब है जो ऐसे सिचुएशन में भी ये लोग ट्रेन पर जाने की कोशिश कर रहे हैं।
और अब बैम ने भी ईवा को देख लिया था कि वो थोड़ी सी मुश्किल में पड़ गए हैं, जहाँ पे बाकी लोग कहते हैं कि हमें ट्रेन की तरफ चलते रहना होगा बाम, चाहे कुछ हो जाए। वही यूरी अब समझ जाती है कि जिस टाइम फाइट कर रहे हैं ये लोग उसी का फायदा उठा के हेल्ड्रेन तक पहुंचना चाहते हैं। ऐसे तो ये अनएक्सपेक्टेड प्लान है लेकिन फिर भी शायद काम कर जाए, लेकिन अगर कराका ने इसे नोटिस कर लिया तो चीजें यहाँ बहुत खतरनाक हो सकती हैं। वहीं कराका जो यूरी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा था, जब वो देखता है कि रास्ते पर इतनी देर तक देख रही है, कुछ सोच रही है, तो वो भी वहीं देखता है। तो नोटिस करता है, उसे लगता है वहाँ पर कुछ है, क्योंकि उसे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। और वहाँ हम देखते स्वॉर्ड्समैन को जो कि अब बच गया था ईवा की वजह से, लेकिन उसे माफी मांगता है। वहीं रैक कहता है लेट्स गो टर्टल, हमारे पास टाइम नहीं है। वहीं एंडोर्सी कहती है कि हमें जल्दी जल्दी बॉम्बों का यूज करके उन्हें बचाना होगा, जहाँ पे कून उसे रोक देता है ये कहते हुए कि मुझे कुछ अजीब फील हो रहा है। और हम देखते कराका को जो कि समझ गया था यहाँ पे कुछ चल रहा है, और इवान भी चीज को नोटिस कर लेता है कि कराका को पता चल चुका है। वहीं यूरी भी दूर से इन सब चीजों को देख रही थी, लेकिन उसे विश्वास था कि कराका को अभी भी पता नहीं चला शायद, और शायद इनके प्लान कामयाब हो जाए। और इसीलिए अब वो समन करती है 13 मंथ सीरीज के ब्लैक मार्च को, ताकि वो कराका का अटेंशन अपनी तरफ कर सके। लेकिन वही हमें बाद में बताया जाता है कि ब्लैक मार्च नहीं बल्कि द नीडर है, जिसका नाम था क्रानोस, जिसको कराका भी जानता है। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन्स है जो कि किसी हाई रैंकर के पास हो सकता है। और हमें ये बताया जाता है कि क्वाड्राडो नाम का एक हाई रैंकर था जो कि बहुत समय पहले 10 ग्रेड फैमिली के साथ रहता था, उसी के पास ये वेपन होता था। और उसकी लाइफ की पूरी स्टोरी को इस नीडल के ऊपर भी बताया गया है, लेकिन वो उस टाइम हार गया जब उसने उरेक मजीनों से फाइट की थी। यूरी हमें बताती है कि ये बहुत ही खतरनाक वेपन है जो कि एक तरीके से अल्टीमेट इग्निशन को यूज करने देता है किसी भी फ्लोर पे। और यूरी इसे यहाँ पे इसलिए लेके आई थी क्योंकि उसकी गट फीलिंग कहती थी कि शायद से लो फ्लोर पे कभी इसका यूज करने का पड़े, और यहाँ पे वो टाइम आ गया है जहाँ पे कराका अब सोचने पड़ गया था कि वो कितना केयरलेस था। उसने कभी नहीं सोचा था कि यूरी के पास इतना खतरनाक वेपन हो सकता है। वही यूरी अपने मन में सोची थी मेरे पास अभी ऐसे वेपन नहीं है जिससे मैं इस मॉन्स्टर को छुटकारा पा सकूं, लेकिन ये जरूर काम कर सकता है, बेशक ये वन शॉट ही क्यों ना हो। जहाँ वो कह रही थी कि स्लेयर मौत हो गया खेल, अब इसे खत्म करते हैं। वही कून अब एंडोर्सी कहता है कि अपना बॉम्ब रेडी करो जल्दी। एंडोर्सी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कून ऐसा क्यों कह रहा है, आखिर ऐसी क्या जल्दी हो गई, क्योंकि अभी तो कून ने उसे रुकने के लिए कहा था। लेकिन यहाँ पे समझाने का कुछ टाइम नहीं था, क्योंकि वो बैम को कहता है मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बताऊंगा, एक काफी डेंजरस चॉइस है, लेकिन यहाँ से चले जाओ वरना अगर हमने मिस किया तो सब खत्म हो जाएगा। और बैम घुसने उसे इतना बताता है कि वो चांस तब आएगा जिस मोमेंट पे ये वेपन इग्नाइट किया जाएगा, जहाँ हम देखते हैं नीडल को जो कि अंदर से खुलते हुए अब स्टार्ट हो रहा था इग्निशन के लिए। और सब जो कहता है जैसे ही वेपन इग्नाइट होगा वैसे ही सभी बॉम्ब के पास आ जाना, ताकि एंडोर्सी उन्हें सेफली यहाँ से ले जा सके। लेकिन अगर ऐसा करने में 1 सेकंड की भी देरी हुई तो इनमें से कोई नहीं बचेगा। वहीं कराका जब इस वेपन का यूज को देखता है तो सोचता है कि इसको सिर्फ एक ही बार यूज किया जा सकता है, तो आखिर वो अभी ऐसा क्यों कर रही है, क्या उसके पास कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंस है या वो ब्लफ करना चाह रही है कुछ। और यहाँ फाइनली कराका समझ गया था क्या चल क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं यूरी को, जिसने क्रानोस की इग्निशन शुरू कर दी थी, ये कहते हुए कि क्रानोस तुम्हारी मास्टर यूरी तुम्हें ऑर्डर देती है एक सिंगल फ्लैश से डिस्ट्रॉय कर दो जो भी मेरे सामने है। और इसी के साथ वो इग्नाइट कर देती है, जहाँ पे एक बहुत ही बड़ा अटैक होता है जिसके डिस्ट्रक्शन में आसपास की सारी चीज आ जाती हैं। ऐसा लगता है जैसे शिंशु का बवंडर आ गया हो। और इसलिए अटैक देखने के बाद भी अपने आगे से नहीं हटता, जहाँ यूरी भी कंफ्यूज हो जाती है कि कराका को पता है कि क्या है, लेकिन फिर भी वो आगे से नहीं हटा। वहीं पे हम देखते हैं कून को, जो एंडोर्सी कहता है कि यही राइट मोमेंट है, वो अपनी बम को ट्राई कर लेती है। वहीं कराका ने बाकी लोगों को देख लिया था ठीक इसी मोमेंट पे। वहीं कराका सीधे इस अटैक की तरफ बढ़ जाता है बिना किसी डिफेंस के, जो यूरी देख के भी सरप्राइज हो जाती है, क्योंकि इस तरह का अटैक तो कोई हाई रैंकर भी नहीं रोक सकता अपने ऊपर, क्या ये पागल है। जहाँ हम देखते कराका को जो अपनी आर्मर इन्वेंट्री से स्टील ट्री निकालता है, जो कि इस अटैक के कांटेक्ट में आते ही तुरंत वेपराइज हो जाती है। जहाँ कराका समझ जाता है कि इससे काम नहीं चलने वाला और डिसाइड करता है कि अपने एक हाथ को सेक्रीफाइस कर देगा। जहाँ ठीक इस मोमेंट के बाद वहाँ पे सब कुछ व्हाइट हो जाता है एक फ्लैश की तरह, जैसे बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ हो। यहाँ पे यूरी सोचती है कि उसने खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट क्यों कर लिया। वहीं हम देखते हैं एंडोर्सी को जो कि पहुंच चुकी थी इयॉन और स्वॉर्ड्समैन और रैक के पास, और तभी हम नोटिस करते हैं किसी के पैर को जिससे खून बह रहा था, और वो कह रहा था कि ये तो ज्यूल ग्रेस है। और यहाँ हम देखते हैं कराका को जिसका एक हाथ चला गया था लेकिन वो बच गया था, और ये देख के सभी लोग शॉक हो गए थे। और कराका ठीक एंडोर्सी के पीछे था और इनसे पूछ
सोच रहा था कि तुम में से मैं सबसे पहले किसे मारूं ताकि ज्यूल ग्रेस मेरे सामने खुद आ जाए। जहाँ पे क्राका काफी यार डेंजरस लग रहा था ये धमकी देते हुए, और एंडोर से और बाकी लोग के चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले हैं। वहीं दूसरी तरफ से बैम भी इनको देख लेता है कि वो खतरे में पड़ चुके हैं। बैम वहाँ जाने की कोशिश करता है लेकिन कून उसे रोक देता है। वहीं यूरी को भी अब समझ में आ गया था कि उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था कि क्राका अपनी जिंदगी को दांव पे लगा देगा सिर्फ इन बच्चों पे अटैक करने के लिए। वहीं इवान अपने मन में सोच रहा था कि जैसे ही क्राइनोस इग्नाइट किया गया उस कुछ सेकंड्स के लिए उसकी टेक्निक डिसेबल हो गई थी, जिसकी वजह से स्लेयर क्राका उन लोगों को देख पाया। लेकिन इससे भी नहीं सोचा था कि वो अपनी जिंदगी को ऐसे दाव पे लगा के इस तरीके के काम कर सकता है। और यहाँ पे इवान भी मान गया था कि जैसी अफवाह कहती है क्राका बहुत टफ है और वो लोग और कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि हो सकता है कि क्राका इनको हॉस्टेज ले ले। जहाँ पे हम क्राका को देखते हैं उसने एक और अटैक रेडी कर रखा था और इन लोगों को धमकाता कह रहा था कि बताओ ज्यूल ग्रेस कहाँ पर है, कहाँ छुपा है वो चूहा। और वो आसपास देख के यही बोलता है मुझे पता है तुम यहीं कहीं हो, मेरे सामने जल्दी आ जाओ वरना मैं एक एक करके इन सबको मारूंगा। वहीं दूसरी तरफ से कून बैम को कहता है लगता है तुम्हारे पीछे है, और अगर ये तुम्हारे पीछे है तो उसका सिर्फ एक ही मतलब है कि ये फक से आता है, और अगर ये यूरी ज़ात को टक्कर दे रहा है तो ये हो ना हो कोई स्लेयर है। लेकिन इसके जैसा बिग शॉट अचानक से यहाँ कैसे आ गया, ये एक बहुत ही समझने वाली चीज है। वही हम देखते हैं यूरी को जिसने अपने वेपन को अंदर रख लिया था। यूरी यहाँ पे ये चीज मानती है कि थोड़ा सा चकमा खा गई थी कि एक स्लेयर सिर्फ कुछ लेवलर को हराने के लिए अपनी जान दांव पे लगा रहा है, लेकिन वो फिर भी खुश थी कि इवान ने बाकी बच्चों को तो कम से कम छुपा रखा है सही से। और अगर वर्स्ट केस सिनेरियो की बात करें तो उन्हें शायद इन लोगों को यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। वही हम देखते हैं एंडोर्सी को जहाँ पे प्रेशर इतना ज्यादा था कि वो एक पल के लिए मूव भी नहीं कर सकती थी अपनी जगह से। वही क्राका अभी भी धमकियां दे रहा था और कह रहा था ज्यूल ग्रेस जल्दी से बाहर आओ, क्या तुम अपने प्यारे दोस्तों को मरते हुए देखना चाहते हो, और अगर तुम नहीं आते तो ठीक है मैं इन सभी को ठिकाने लगा देता हूँ। जहाँ पे बैम भी इस चीज को देख के वहाँ आने की कोशिश करता है लेकिन कून उसका हाथ पकड़ के उसे रोक लेता है। लेकिन बैम की बात सही थी, अगर ये उसकी वजह से आया है तो वो उनके सामने इन लोगों को मरते हुए नहीं देख सकता सिर्फ अपने वजह से। और बैम यहाँ पे डिसीजन लेता है कि कून और बाकी लोग ट्रेन पर चले जाए और वो जाए क्राका के सामने, क्योंकि यहाँ पे जितने कम हॉस्टेज क्राका के पास रहेंगे उतना अच्छा रहेगा। लेकिन बैम से साफ कहता है ये कुछ ऐसा नहीं जिसे तुम सॉल्व कर सको, ये बंदा फक से है और ये तुम्हें मारने आया है। लेकिन बैम का कहना था अगर सही में फक का स्लेयर है तो इसके ऊपर और हायर अप्स है जिनको एल्डर कहते हैं, और एज अ स्लेयर कैंडिडेट ये मुझे अभी नहीं मार सकता, तुम लोग एस्केप करो और ट्रेन तक पहुंचो, मैं जल्दी ही आऊंगा। वही लून भी अब कून को समझाती है और कहती है तुम इसे भेज सकते बिना चिंता के, ये सही कह रहा है, इसकी किस्मत में मौत अभी नहीं लिखी। जो सुनकर कून काफी शौक हो जाता है। वही लून बैम को जाते हुए देखते हुए कहती है कि वही रास्ता जिस लड़के ने खुद चुना है और इसीलिए हमें अब ट्रेन की तरफ चलना चाहिए। वहीं देखते हम इवान को जो कि अब रास्ते को रिपेयर नहीं कर पा रहा था, और वहीं हम देखते क्राका को जिसने बैम को नोटिस कर लिया था और कहता है तो बच्चा सामने आ ही गया आखिरकार। वही जब यूरी बैम को देखती है तो सोचती है किसने ये विग क्यों पहन रखा है, इतने लंबे बाल, इसका क्या कारण है। जहाँ पे योन भी उसको देख के शॉक हुई थी कि वियोल क्यों बाहर आ गया। और फाइनली क्राका ने ज्यूल ग्रेस को देखा और बैम भी अपने फ्लैंकिंग यूज करके ठीक क्राका के सामने आ जाता है और क्राका को सीधे कहता है कि मैं यहाँ आ चुका हूँ तो बाकी लोग यहाँ से जाने दो। लेकिन क्राका भी सीधे था, कहता है कि मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता क्योंकि जैसे मैंने इसे छोड़ा तो हायर रैंक का मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। जहाँ वो यूरी और इवान की तरफ इशारा कर रहा था और इसीलिए वो उनको धमकाते हुए कहता है कि मैं तुम्हें बस इतना ही कहना चाहूंगा कोई भी पुलिस चीज करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मैं एक चुटकी बजाते ही तो आए सारे साथियों को मार सकता हूँ। वही बैम अब क्राका से उसका नाम पूछता है जिस पे क्राका थोड़ा सा एम्बेरस हो जाता है और सोचता है हाँ मैंने तो अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया, मैं तो भूल ही गया था, मेरा नाम है क्राका, मैं उस स्लेयर जो कि फक का एक गॉड है और मैं भी पहली बार जिंदगी में किसी कैंडिडेट से मिल रहा हूँ। वही बैम जैसे ही सुनता है कि स्लेयर क्राका है वो से कहता है तुम्हें क्या लगा कि तुम्हारे छोटे मोटे आदमी तुम्हारे लिए काफी नहीं है और इसीलिए अब तुम खुद आ गए हो फिर से मेरा थ्रोन लेने के लिए। जहाँ क्राका कहता है नहीं नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि वो थ्रोन यूजलेस है जब तक वो तुम्हारे साथ पिघलाया ना जाए, मैं तो सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें ट्रेन पर जाने से रोक सकूँ। जहाँ बैम उसको थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम्हारी मतलब की चीज नहीं है, तुम बना को नहीं डिसाइड करने वाले कि मैं ट्रेन पर जाऊँ या नहीं। जिस पर क्राका कहता है नहीं, ये मैटर मैं ही डिसाइड करने वाला हूँ क्योंकि मैं वो गेट स्लेयर हूँ जिसने एक दूसरे स्लेयर से प्रॉमिस किया था कि उसे वापस जिंदा होने में मदद करूंगा। जहाँ पर वो वाइट की बात
कर रहा था और बैम इन सब चीजों के बीच में आ रहा है। बैम इन सब बातों बहुत ध्यान सुन रहा था और वो क्राको कहता है कि मेरे मास्टर ने एक बार मुझे एक बात बताई थी कि तुम फक का यूज अपने पर्सनल बदले के लिए कर रहे हो। ऑफकोर्स फक भी तुम्हारा सिर्फ यूज ही कर रहा है अपने मतलब के लिए, लेकिन जिनसुंगा यानी कि बैम के मास्टर को ये चिंता है कि एक दिन तुम्हारी मैडनेस सभी के जानू खतरे में डाल देगी। वहीं हम देखते हैं जिनसुंगा और काइजर को जो कि दूसरे फ्लोर पे पहुंच चुके थे एक फ्लाइंग शिप के थ्रू। वही बैम अब ये भी कहता है कि मुझे कोई आइडिया नहीं है कि तुम सबकी जिंदगी में ऐसे कयास क्यों लाना चाहते हो। तुमने मेरे आसपास के लोगों को भी बहुत परेशान किया है, तुमने मुझे कंट्रोल करने की कोशिश भी की और अब तुम खुद आ गए हो। इसकी वजह से मुझे काफी गुस्सा आता है कि तुम मेरे दोस्तों को हैरेस करते रहते हो। ये सुनकर क्या कहता है तो ये जहाँ सुन के बैम कहता है अभी से तुम मेरे सारे दोस्तों को जाने दो, या मैं चाहे कुछ भी करूँ तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अपने काम से मतलब रखो सिर्फ, क्योंकि अब मैं खड़े खड़े ये सब चीज नहीं देखने वाला, ना मैं चुप बैठूंगा। जिसको सुनकर क्राका थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और कहता है तुम्हारे जैसे पिद्दी की इतनी आवाज कैसे निकल रही है, कब से कैंडिडेट वाला एक स्लेयर को धमकाने लग गया। जिसके साथ ही स्लेयर अब एक दूसरा अटैक तैयार करता है और हम देखते पीछे यूरी को जिसने एक बहुत ही बड़ा अटैक रेडी कर रखा था ऑलरेडी, ये कहते हुए कि अगर तुमने बैम की तरफ उंगली भी की तो मैं चुप नहीं खड़ी रहूंगी और तुम यहाँ से जिंदा नहीं बच के जाओगे। वहीं पे हम देखते हैं यॉन को जो कि एंडोर्सी कह रही थी कि अगर हम एक सेकंड के लिए भी उस इडियट को थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दे तो क्या तुम बॉन्ग बॉन्ग का यूज करके वियोल के साथ ट्रेन तक जा सकती हो। ऐसे तो ये चीज बहुत मुश्किल नहीं है कि हम दोनों ट्रेन तक पहुंच जाएं, लेकिन तुम ऐसी अपॉर्चुनिटी क्रिएट कैसे करोगी उस मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करके। तो यून कहती है मैं सॉर्टमैन के ब्लेड को यूज करके इस रास्ते को ही काट दूंगी और यही वो मोमेंट होगा जब तुम यूज करके बॉन्ग के साथ वियोल के साथ यहाँ से जा सकती हो। लेकिन एंडोर्सी पूछती है लेकिन फिर तुम लोग क्या होगा, जिस पर सॉर्टमैन कहता है कोई बात नहीं हम ठीक है तब भी, वैसे भी हम होस्टेज बन के वापस ही किसी के ऊपर बर्डन नहीं बनना चाहते और अगर युवा कोई सही लगता है तो अपना बेस्ट ट्राई करेंगे सर्वाइव करने के लिए। और वैसे भी उन्हें शुरू से ही प्रॉमिस किया था तुम लोग को कि सब अपने में जिंदगी का ध्यान खुद रखने वाले हैं। जहाँ पर हम देखते हैं बैम के पॉकेट पे मैसेज कि ये जो लोग जल्दी ही मॉन्स्टर को डिस्ट्रैक्ट करने वाले हैं एक मोमेंट के लिए। और अब नोर चिल्लाते हुए भी यही सेम बात कहती है कि इस इडियट को मेरे डिस्ट्रैक्ट कर दो सिर्फ एक सेकंड के लिए। जब बैम अपने मन में सोच रहा था कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है ऐसा, जहाँ पे एंडोर से चिल्लाते हुए कह रही थी कि तुम कुछ डांस ही कर सकते हो, कुछ भी करो डमी, लेकिन एक सेकंड के लिए उसको डिस्ट्रैक्ट करो। जहाँ पर अब बैम क्राका को कहता है कि जो रिंग तुमने अपने हाथ में पहन रखी है मैं किसी और से मिला हूँ जिसके पास सेम यही रिंग है, ठीक है ये अंगूठी जैसे कि तुम्हारे हाथों में है अभी। जिस उनका स्लेयर क्राका थोड़े से टाइम के लिए शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या कह रहा है। वो तुरंत ओवर एक्साइटेड हो जाता है, उसे पूछता है कब, कहाँ, तुमने किसे देखा, किसके पास है अंगूठी। जहाँ पे यूरी और इवान भी ये समझ नहीं पाते कि आखिर एकदम से क्राका के मूड को क्या हो गया, आखिर इतना बेचैन कैसे हो गया। और यही वो मोमेंट था जहाँ हम देखते हैं ईवा को जिसने पीछे से शॉट को इग्नाइट कर दिया था, जहाँ क्राका भी अब इस चीज को नोटिस कर लेता है। और इससे पहले क्राका कुछ कर पाता उससे पहले हम देखते हैं वो रास्ता जो कि टूट गया था। दूर से यूरी चिल्लाते कह रही थी कि उन लोगों को इवान प्रोटेक्ट करो मेरे लिए। वही इवान भी अपने आइटम का यूज करता है जिसके थ्रू वो इन सभी लोगों को क्राका के अटैक से बचाने की कोशिश करता है। और हम देखते ईवा को जो काफी कॉन्फिडेंट थी और कह रही थी सब ठीक होगा। जहाँ पर उसके बाद वहाँ एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जो कि एक तरफ से तो यूरी का था और दूसरी तरफ से क्राका का। यूरी ने अपनी मर्डरस एनर्जी नाम के अटैक को यूज किया था जिसकी वजह से बहुत बड़े बड़े गुलाब आ गए थे और बहुत सारी एनर्जी वहाँ पे फ्लो कर रही थी। और वहाँ पर कुछ बहुत ही ब्यूटीफुल सा लेकिन सेम टाइम पे काफी ज्यादा खतरनाक चीजें हो रही थी। हम देखते स्टेशन को जो कि अपने बैल की वजह से वहाँ पे सिर्फ बचा हुआ था, बाकी पूरी जगह वहाँ पे फ्लावर से बढ़ गई थी। वहीं दूसरी तरफ एंडोर्सी ने भी इस टाइम का सही फायदा उठाया और वियोल को लेके सीधे हेल ट्रेन की सीढ़ियों पे आ जाती है। जहाँ दूसरी तरफ बैम का ध्यान रैक की तरफ था कि उसे बचाना चाहता था, लेकिन एंडोर्सी को समझाती है कि जो अटैक अभी हुआ था उसकी शॉक वेव आने ही वाली है, उन्हें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। बैम चीखते चिल्लाते उन लोगों को जो बचाने की कोशिश भी करता है, लेकिन एंडोर्सी उसे ऐसा नहीं करने देती। वहीं हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पे दो बहुत बड़े बड़े अटैक हुए थे और फाइनली कुछ सेकंड बाद हम देखते हैं कि कून और बाकी लोगों के सामने बैम और एंडोर्सी भी आ गए थे। जब कून इनसे पूछता है कि बाहर क्या हुआ, क्या बैम ठीक है। वो भी इनसे पूछता है कि सिर्फ तुम ही लोग यहाँ पर आए, बाकियों का क्या हुआ। और हम देखते बैम को जो कि अब रोने लग गया था। वहीं बाहर अब सारा धुआं हट चुका था और हम देखते इवान को जो कि आवाज लगा रहा था कि वो लोग जिंदा है या नहीं, लेकिन किसी का जवाब ना सुन के
वो भी मन में सोचता है कि शायद बहुत देर हो गई और अगर ये लोग गलती से भी एक्सप्लोजन में फंस गए होंगे तो ये पक्का मर चुके हैं। जहाँ हम देखते हैं हिडन कार को जो कि थी ट्रेन पर और वहाँ एक तरीके का पोर्टल खुलता है जहाँ से हाथ निकलता है बाहर क्राका का और हम देखते हैं कि क्राका बच गया था और किसी तरह यहाँ पर भी आ चुका है। वो अटैक से इसलिए बच पाया क्योंकि उसने बहुत ही स्पेशल एबिलिटी यूज की थी जिसका नाम था इनफाइनाइट पास्ट लाइफ्स। वहीं अब हम देखते क्राका को जिसका हाथ भी ठीक हो चुका था और उसे देखते हुए मैंने सोचा था कि यूरिजाद ने अपनी पावर को बहुत ज्यादा सप्रेस कर रखा था ताकि उसे ऐसा डर था कि उसके पावर की वजह से इन रेगुलर भी उसके अटैक में ना आ जाएं। और इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि यूरिजाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बहुत पावरफुल है और क्राका का मानना था कि इस चीज को देखने में काफी ज्यादा एक्साइटेड है कि नेक्स्ट टाइम जब उससे मिलेगा तो यूरिजाद और कितना ज्यादा ग्रो कर चुकी होगी और पावरफुल बन चुकी होगी। ऐसे तो ये ट्रिप इस बार उसके लिए अच्छी नहीं क्योंकि उसने इसमें बहुत सारी चीजें खोई हैं और वो यूरिजाद को भी नहीं मार पाया और लास्ट में बैम और उसके दोस्त भी ट्रेन पर आ गए। लेकिन ऐसी बुरी चीजें नहीं हुई है, उसे एक बहुत ही ट्रेमेंडस लेकिन अनएक्सपेक्टेड चीज पता लगी कि उसका भाई भी जिंदा है और यहाँ पर कोई और भी है जिसके पास वही सेम अंगूठी है। और हम देखते हैं वैंगनान को जो कि कैसेनो के सामने था जहाँ कैसेनो उसे गाली देते हुए कह रहा था कि आखिर वो कहाँ गया, अगर मैंने उसे ढूंढ लिया तो उसे पक्का मार दूंगा। क्राका के साथ हम लोग को एक बहुत बड़ा झटका मिला है जहाँ हमें पता लगा कि वैंगनान जिसके पास वही सेम अंगूठी है वो हो सकता है कि वो क्राका का भाई हो। और इसी शॉकिंग डिस्कवरी के साथ इस एक्सप्रेशन वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। आने वाले वीडियोस में आप जान पाओगे क्या कि क्राका और वैंगनान के बीच में क्या चक्कर है और इस अंगूठी का ऐसा क्या राज है। वहीं दूसरी तरफ बैम और यूरी भी क्या फ्लोरो डेथ पर जा पाएंगे या नहीं और वहाँ पर अब कौन से इवेंट्स होने वाले हैं क्योंकि अब स्लेयर क्राका भी उनके पीछे पड़ चुका है हाथ धोकर। वहीं दूसरी तरफ रैक और नॉन और बाकी लोगों के साथ क्या हुआ, क्या लोग मारे गए या सरवाइव कर जाएंगे, ये सब चीज जानने के लिए आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो का वेट करना होगा। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई हो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। आगे हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको और कौन सी वीडियोस चाहिए। तो तब तक के लिए बाय गाइज।